हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और एक बार फिर से जय हिंद स्टडी ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी का ये हमारा थर्ड चैप्टर है, जिसमें हम बात करेंगे आज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस सर्कुलेटरी सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड को। तो आज का जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड। इस ह्यूमन ब्लड को हिंदी में बोला जाता है मानव रुधिर। मानव रुधिर, रक्त बोल लो, खून बोल लो या रुधिर बोल लो, ठीक है। तो एक ही बात है ये। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में। तो चलिए आइए, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा वो पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ ब्लड मतलब साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम ब्लड या फिर रुधिर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो साइंस की उस ब्रांच को बोला जाता है हिमेटोलॉजी। क्या बोला जाता है? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, ठीक है। हिमेटोलॉजी क्या है? तो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें किसकी स्टडी की जाती है? तो स्टडी की जाती है ब्लड की। तो ये फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? ब्लड डॉक्टर्स को क्या बोला जाता है? जो ब्लड के डॉक्टर्स होते हैं, ब्लड डॉक्टर्स को क्या बोला जाता है? तो जो ब्लड डॉक्टर्स हैं उन ब्लड डॉक्टर्स को बोला जाता है हिमेटोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? हिमेटोलॉजिस्ट, ठीक है। देखो, यहाँ लॉजी टर्म होता है टू स्टडी, और यहाँ पर आईएसटी टर्म जब भी जुड़ जाए तो उन डॉक्टर्स की बात चलती है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड को हमने बोला हिमेटोलॉजी, ठीक है। हिमेटोलॉजी। और जो ब्लड के डॉक्टर्स होते हैं उन डॉक्टर्स को क्या बोला जाता है? तो उन डॉक्टर्स को बोला जाता है हिमेटोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? हिमेटोलॉजिस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ब्लड को और क्या कहा जाता है? तो देखो, ब्लड को बोला जाता है इट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। इट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। सर्कुलेटरी ऑर्गन यानी कि ब्लड को बोला जाता है परिसंचरित अंग। क्या सर, ब्लड एक ऑर्गन होता है? तो हाँ, एक ऑर्गन होता है। और किस प्रकार का ऑर्गन होता है? तो यहाँ पर बोला गया ब्लड को इट इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन। सर्कुलेटरी ऑर्गन जैसे, इसको ऐसे समझिए जैसे कि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी अंग है, जैसे हमारा हाथ है, नाक है, कान है, पैर है, हमारे लंग्स है, हमारा हार्ट है, ये सभी अपने अपने काम कर रहे होते हैं। उसी प्रकार से हमारा ब्लड भी क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है। जैसे ब्लड का काम क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, या हमारे जो मिनरल्स रहते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, या फिर हम बोल सके हमारा जो पोषक तत्व है, इसको क्या करता है? ये ब्लड विभिन्न ऑर्गन यानी कि दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए ब्लड को क्या कहा? ब्लड इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। जैसे हमारे सभी अंग काम करते हैं, आंख का काम है देखना, नाक का है सूंघना, कान का काम है सुनना, है ना। तो ऐसे ही ब्लड का क्या काम होता है? तो ब्लड क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का। इस कारण ब्लड को क्या कहा? ब्लड को कहा सर्कुलेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट, जो ब्लड होता है, ये ब्लड कनेक्टिव टिश्यू की तरह भी काम करता है। ब्लड कैसे काम करता है? तो एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू यानी यह एक प्रकार के संयोजी ऊतक की तरह भी काम करता है। संयोजी ऊतक, है ना। संयोजी ऊतक क्या होते हैं?
मतलब ऐसे ऊतक जो सभी ऑर्गन्स को क्या करते हैं, आपस में जोड़े रखते हैं, है ना। तो ऐसे ऊतकों को क्या बोला जाता है, ऐसे टिश्यूज को क्या बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हमारा ब्लड क्या करता है, सभी ऑर्गन्स को आपस में जोड़े हुए रखता हैगा, तो ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हमारा जो ब्लड रहता है, इस ब्लड को बोला जाता है इट इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। क्या बोला जाता है, इट इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। ब्लड जो होता है ये क्या है, मीजोडर्मल अंग है, मीजोडर्मल अंग। अब ये चीज क्या होती है समझिए। तो देखो, आप लोग देखोगे कि आप लोगों की स्किन होती है, क्या होती है, आप लोगों की स्किन होती है। ठीक है, तो आपकी जो स्किन है, इस स्किन में 3 प्रकार की लेयर होती है। आपकी जो स्किन होती है, इस स्किन में 3 टाइप की लेयर्स होती है। कौन कौन सी लेयर होती है, तो नंबर 1 होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, है ना। जो हमारे शरीर में सबसे ऊपर वाली जो आउटर लेयर होती है, इस आउटर लेयर को क्या बोला जाता है, इस आउटर लेयर को बोला जाता है एक्टोडर्म लेयर। ठीक है, फिर बीच वाले पार्ट में जो रहती है इस एक्टोडर्म के नीचे, उसको बोला जाता है मीजोडर्म। क्या बोला जाता है, मीजोडर्म लेयर। और जो सबसे अंदर होती है उसको बोला जाता है एंडोडर्म। क्या बोला जाता है, एंडोडर्म लेयर, है ना। देखो, अपनी स्किन में जो लेयर है, ये कितनी लेयर है, 3 लेयर है। सबसे ऊपरी लेयर को क्या बोला, एक्टोडर्म लेयर। फिर जो एक्टोडर्म के नीचे होती है उसको क्या बोला, मीजोडर्म लेयर। और जो सबसे अंदर होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको एंडोडर्म लेयर बोला जाता है। जैसे आपका हाथ है, हाथ के सबसे ऊपर वाली स्किन कौन सी है, तो एक्टोडर्म है। फिर इसके नीचे कौन सी होगी, मीजोडर्म होगी, और इसके नीचे कौन सी होगी, एक्टोडर्म लेयर। तो ये जो मीजोडर्म लेयर है और ये जो एंडोडर्म लेयर है, ये जो मीजोडर्म लेयर है और ये जो एंडोडर्म लेयर है, मीजोडर्म लेयर और ये जो एंडोडर्म लेयर है, इस मीजोडर्म लेयर और एंडोडर्म लेयर के बीच में क्या होता है, आपकी बोन होती है, यानी आपकी हड्डियां होती हैं। क्या होती है, आपकी ये हड्डियां होती है। ठीक है, और ये जो हड्डी है, ये जैसे ये आप लोगों की हड्डी है, ठीक है, और ये हड्डी का बीच वाला भाग है। ठीक है, ये खोखला भाग है। यहाँ पर क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है। मतलब आप लोगों से पूछा जाए कि ब्लड कहाँ बनता है, तो ब्लड बनता है कहाँ पे, ये जो आप लोगों की बड़ी बड़ी हड्डियां दिख रही है, ये बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में ये जो खोखला पार्ट रहता है, इस खोखले पार्ट को बोला जाता है बोन मेरो। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है बोन मेरो। क्या बोला जाता है, बोन मेरो। बोन मेरो को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोला जाता है अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। ठीक है, मतलब ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड कहाँ बनता है, तो ब्लड बनता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा क्या है, तो ये जो मीजोडर्म लेयर और एक एंडोडर्म लेयर के बीच में ये जो हड्डियां होती हैं, जो अंदर का खोखला पार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। मतलब हमारा ब्लड क्या होता है, यहाँ पर बनता है। अब देखो यहाँ पर ब्लड कहाँ बन रहा है, मीजोडर्म लेयर में बन रहा है। इस कारण से ब्लड को क्या बोला, इट इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, एक्टोडर्म लेयर, है ना। ये अपनी स्किन जो, जैसे गाड़ी वाड़ी से हम गिर गए तो छिला जाती है, जो ऊपरी लेयर रहती है, ये एक्टोडर्म लेयर रहती है। फिर इसके अंदर यदि ज्यादा ही चोट आए तो मीजोडर्म लेयर रहती है। ठीक है, फिर आप लोगों की ये बोन दिखने लगती है, हड्डी दिखने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, मतलब हमारा ब्लड क्या होता है, बनता है। अब पूछे ब्लड कहाँ बनता है, तो आप लोगों की जो हड्डियां होती हैं और हड्डियों के बीच में जो खोखला पार्ट रहता है, ठीक है, उस खोखले पार्ट को क्या बोला जाता है, तो उस खोखले पार्ट को बोला जाता है बोन मेरो या फिर अस्थि मज्जा। और इसी अस्थि मज्जा में क्या होता है, हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो आप लोग याद रखना, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो ये मीजोडर्म लेयर में हो रहा है। इसलिए ब्लड को क्या कहा, इट इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। ठीक है, ये जो खोखला पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है, आपका ब्लड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन का मतलब आपका जो रुधिर है ये बनता है।
रुधिर यानी आपका खून हुआ, ये क्या हुआ, रुधिर यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो आपका जो रुधिर है ये कहाँ बनता है, तो आप लोगों को आंसर देना है, हमारा जो रुधिर होता है वो बनता है बोन मेरो में। और बोन मेरो क्या होती है, तो जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, इन बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में जो खोखला पार्ट होता है, इस खोखले पार्ट को ही क्या बोला जाता है, इस खोखले पार्ट को ही बोला जाता है बोन मेरो। और इसी बोन मेरो में क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन यानी हमारा रुधिर बनता है। इस कारण से इस ब्लड को हमने क्या कहा, इट इज ए मेसोडर्मल ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है। ब्लड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो देखो ब्लड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है हीमोसाइटोमीटर। क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप लोग याद रखना। क्या बोला जाता है, हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर क्या, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या करता है, तो ब्लड को मेजर करता है। अब हम ब्लड में किस किस चीज को मेजर करते हैं, तो देखो ये कुछ इस प्रकार से रहता है ब्लड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे ब्लॉक्स बने रहते हैं बहुत सारे, इस टाइप से ब्लॉक्स बने रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रकार का हीमोसाइटोमीटर है। ठीक है, इसमें एक साइड तो लिखा रहता है आरबीसी, एक साइड लिखा रहता है डब्ल्यूबीसी, एक जगह लिखा रहता है प्लेटलेट्स, एक जगह लिखा रहता है प्लाज्मा, एक जगह लिखा रहता है वाटर। ठीक है, मतलब हमारे ब्लड में ये सभी चीजें रहती हैं, जैसे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, है ना, ये तीन तो हमारी सेल्स होती हैं। और फिर जो ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा बोला जाता है, और ब्लड के अंदर वाटर भी रहता है। ठीक है, अब इस हीमोसाइटोमीटर में आपके ब्लड को किस तरीके से मेजर किया जाता है, इस हीमोसाइटोमीटर में आपके ब्लड को किस तरीके से मेजर किया जाता है, तो क्या करते हैं, आपका जो ब्लड होता है, आपका जो रुधिर होता है, आपका जो खून होता है, इस ब्लड को लेकर यहाँ पर डाला जाता है। किस पर डाला जाता है, हीमोसाइटोमीटर पे। और फिर इस हीमोसाइटोमीटर को क्या किया जाता है, जोर से घुमाया जाता है। अब जब इसको घुमाया जाता है तो इसमें यहाँ पर बन के आ जाता है कि भैया आपके ब्लड में आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी है, या आपके ब्लड में वाटर कितना हैगा। तो ये हीमोसाइटोमीटर से हमें पता चल जाता है। इसलिए जो ब्लड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर से हम क्या करते हैं, तो आरबीसी ब्लड की सेल्स होती है। ठीक है, तो आरबीसी का पता, डब्ल्यूबीसी का पता, प्लेटलेट्स का पता, या प्लाज्मा या वाटर का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना कि ब्लड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा, तो ब्लड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज हीमोसाइटोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो ब्लड होता है, इस ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, और हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हम ह्यूमन ब्लड पढ़ रहे हैं, मानव रुधिर पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपका जो मानव रुधिर का जो पीएच होता है, यानी कि ह्यूमन ब्लड है, इस ह्यूमन ब्लड का, मानव रुधिर का जो पीएच वैल्यू है, ये कितना होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि मानव रुधिर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो मानव रुधिर की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4। ना तो 7.4 से कम होती है और ना ही 7.4 से ज्यादा होती है। साथ आप लोग याद रखना, 7.4 मतलब नेचर में कैसा है, ये तो बेसिक है। और साथ में याद रखना ये होता है अल्कलाइन नेचर का। कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर। और अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। बेसिक मतलब क्षारीय प्रवृत्ति का होता है,
और एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? एल्कलाइन का मतलब होता है सर ऐसी चीज जो पानी में घुल जाए, मतलब सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर। मतलब हमारा जो ब्लड है ये अल्कलाइन नेचर का होता है, इसको यदि आप पानी में डालेंगे तो ये आसानी से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। अब यहाँ पर देखो पीएच वैल्यू कितनी है? 7.4। 7.4 मतलब ये बेसिक नेचर का, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पीएच स्केल को सुना होगा, है ना। पीएच स्केल क्या होती है? तो देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। यहाँ पर देखो पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पावर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हो? मतलब कि जैसे कोई भी सॉल्यूशन है ना, ये एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयंस है वो कितने, मतलब इनको बोला हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, और दूसरा होता है OH नेगेटिव, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। मतलब ये आपका क्या है? ये आपका सॉल्यूशन है। ये आपका क्या है? ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये कोई भी आप लोगों ने सपोज कीजिए कुछ भी पानी लिया, ठीक है, तो उसमें चेक क्या करेंगे? तो उसमें H प्लस आयन कितने हैं और OH नेगेटिव आयन कितने हैं, ठीक है। तो इनकी जो सांद्रता होती है उसको ही बोला जाता है पीएच, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो पीएच स्केल क्या होती है? पीएच स्केल क्या है सर? पीएच स्केल क्या होती है? तो देखो ये जो पीएच स्केल थी ये बनाई गई थी सोरेनसन के द्वारा। किसने बनाई थी? सोरेनसन ने, ठीक है। और इस पीएच स्केल से हम क्या पता लगाते हैं? तो जो भी सॉल्यूशन है ना, जो भी सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब कि वो अम्लीय प्रवृत्ति का है कि क्षारीय प्रवृत्ति का। अब ये स्केल होती कैसे? तो इस स्केल में क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। इसमें 0 से लेकर 14 तक के क्या होते हैं? अंक होते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 7 से लेके 14 तक। अब देखो इस सॉल्यूशन में यदि वैल्यू पीएच की वैल्यू यदि 7 से क्या हुई? कम आई। 7 से यदि कम आई मतलब बिटवीन 0 एंड 7, तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो कैसी प्रवृत्ति का होता है? तो याद रखना वो होता है एसिड। मतलब उसका नेचर कैसा रहता है? एसिडिक रहता है, मतलब अम्लीय प्रवृत्ति का वो सॉल्यूशन रहता है। और यदि उसकी वैल्यू 7 से लेकर 14 के बीच में आती है तो वो नेचर में कैसा रहता है? तो नेचर में रहता है बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है? वो क्षारीय प्रवृत्ति का, ठीक है। यदि 7 से कम आई, कम मतलब 0 टू 7 के बीच में, 0 टू 7 के बीच में, तो वो सॉल्यूशन का नेचर कैसा रहेगा? एसिडिक। और यदि उसकी वैल्यू 7 से 14 के बीच में आई तो नेचर में कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा। और यदि उस सॉल्यूशन की वैल्यू यदि 7 आई, है ना, कितनी आई? 7, तो वो उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो ये पीएच स्केल है जिसमें 0 से 14 तक अंक है, 0 से 7 तक वैल्यू आए तो वो कैसी है? अम्लीय प्रवृत्ति की। और 7 से 14 के बीच में आए तो कैसी है? बेसिक नेचर की। अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने देख रहे थे कि जो ह्यूमन ब्लड है इसकी वैल्यू है कितनी है? 7.4। 7.4 मतलब 7 से कैसी है? ज्यादा है। 7 से ज्यादा है मतलब ये नेचर में कैसा है? बेसिक है। ये लिखा हुआ है बेसिक। प्लस कैसा आएगा? तो अल्कलाइन नेचर का। अल्कलाइन किसको बोलते हैं? जो पानी में घुलनशील हो। पानी में कैसा हो? घुलनशील हो। अब पानी में घुलनशील से मतलब क्या है? तो जैसे ही हम ब्लड को पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो घुल जाएगा, क्योंकि वो एल्कलाइन नेचर का रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये ह्यूमन ब्लड में पीएच वैल्यू 7.4, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखना। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल को किसके द्वारा बनाया गया था? तो सोरेनसन के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। इससे आप किसी भी
सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर मेल में कितना ब्लड होता है, फीमेल में कितना ब्लड होता है ना। तो आप लोग याद रखना कि जो मेल है यानी कि जो पुरुष हैं, पुरुषों में जो ब्लड होता है वो होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। और जो फीमेल होती है, फीमेल में ब्लड कितना रहता है? तो फीमेल में जो ब्लड होता है वो होता है 4 से 5 लीटर। ठीक है। अब ये मेल में जो 5 से 6 लीटर है और ये जो फीमेल में 4 से 5 लीटर है, ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल बॉडी वेट का कितने परसेंट ब्लड होता है ना। तो 7% ऑफ, याद रखना 7% ऑफ बॉडी वेट, 7% ऑफ बॉडी वेट मतलब कि जितना वजन होगा उसका 7% क्या होगा? ब्लड होगा। ठीक है। जैसे मेल है ना, तो मेल में कितना ब्लड है? तो मेल में है 5 से 6 लीटर है। और यदि फीमेल का पूछा जाए तो फीमेल में कितना रहता है? तो फीमेल में होता है 4 से 5 लीटर। अब एक क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल भी रहा होगा कि सर मेल में ब्लड ज़्यादा है, 5 से 6 लीटर है, जबकि फीमेल में ब्लड क्या होता है? कम होता है। तो देखो यहाँ पर इसलिए कम होता है क्योंकि जो आरबीसी, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ब्लड में सेल्स होती हैं। ठीक है। तो जो मेल में आरबीसी होती है वो होती है ज़्यादा। क्या होती है? ज़्यादा होती है कि, जबकि फीमेल में जो आरबीसी होती है वो क्या होती है? कम होती है ना। अभी आगे देखें, चलो बता देता हूँ। फीमेल में जो आरबीसी होती है वो होती है 4 से लेकर 4.5 मिलियन पर 100 ml HB। और जो मेल होते हैं, मेल में होती है 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर 100 ml HB। ठीक है। अब ये HB क्या है? तो HB है हीमोग्लोबिन। ठीक है। और ये 100 ml हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन क्या होती है? आरबीसी होती है। ठीक है। मेल में आरबीसी की मात्रा ज्यादा, इसलिए मेल का ब्लड क्या होता है? ज्यादा होता है। फीमेल में आरबीसी की मात्रा क्या होती है? मेल के मुकाबले कम होती है, इसलिए फीमेल का जो ब्लड होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। कितना होता है? तो याद रखना टोटल बॉडी वेट का 7% होता है, इससे ज्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड में होता क्या क्या है? तो देखो, ब्लड में देखा जाए तो ब्लड में 3 सेल्स होती हैं। जो ब्लड होता है, रुधिर होता है। अभी आप लोगों ने देखा था कि जो ब्लड था, ये ब्लड क्या एक तरीके से सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ऑर्गन मतलब एक अंग है, और यदि अंग है तो वो सेल से मिलकर बना होता है। तो ये जो ब्लड है ये भी सेल से मिलकर बनता है। तो ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं। ब्लड में कितनी सेल्स होती हैं? तो ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? तो याद रखना, एक होती है आरबीसी, एक याद रखिएगा एक होती है डब्ल्यूबीसी। यहाँ से बहुत मस्त बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, देखो मैं समझाऊंगा आप लोगों को एक एक। और तीसरी जो होती है वो होती है प्लेटलेट्स। ठीक है। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। ठीक है। देखो, अब ये याद रखना कि जो आरबीसी होती है ब्लड में, ये होती है मिलियंस में। किसमें होती? मिलियंस में होती है। और ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ये होती है थाउजेंड्स में। कैसी होती है? थाउजेंड्स में। और जो प्लेटलेट्स होती हैं ये होती है लाख्स में। कैसी होती है? लाख्स में। आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन ब्लड में, ये जैसे अपन ह्यूमन ब्लड की बात करें, तो ह्यूमन ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सी सेल पाई जाती है? तो आप लोगों को याद रखना है सबसे ज्यादा कौन सी है? तो आरबीसी है। ठीक है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम? सबसे ज्यादा। जब पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सी सेल होती है ब्लड में, तो सबसे ज्यादा होती है आरबीसी। और सबसे कम कौन सी होती है? तो सबसे कम कौन सी होती है? तो सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी।
सबसे कम कौन सी होती है? तो सबसे कम होती है WBC, ठीक है। सबसे ज्यादा होती है RBC, RBC के बाद होती है प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स के बाद होती है हमारी WBC, ठीक है। नंबर 1 इज RBC, ठीक है। RBC सबसे ज्यादा होती है ब्लड में, फिर प्लेटलेट्स होती है लाक्स में और फिर होती है WBC, ठीक है। अब ये तीन सेल्स को हम आगे चलकर बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि RBC क्या होती है, किसने खोज करी, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। और इसका अभी मैं आप लोगों को इसका छोटा सा फंक्शन बता देता हूँ। देखो, RBC का हमारे ब्लड में जो मेन काम होता है, ये मेन काम होता है, ये O2 का ट्रांसपोर्टेशन करती है। O2 का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। किसको ले जाना? तो O2 को ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाना। अब ये कैसे ले जाती है या फिर क्या क्या करती है? तो देखो, इस RBC को और क्या बोला जाता है? तो इस RBC को हमारे ब्लड की मेन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन सेल। मतलब कि हमारे ब्लड में जो मेन काम होता है वो मेन काम होता है O2 का ट्रांसपोर्टेशन। और ये O2 का ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड में करवाता कौन है? तो वो करवाता है RBC। RBC को बोला जाता है रेड ब्लड सेल, है ना। वही जो WBC है, WBC को बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो RBC क्या करती है? O2 का ट्रांसपोर्टेशन करती है, ठीक है। और ये RBC होती है, ये हमारे ब्लड की क्या होती है? मेन सेल होती है, ठीक है। अब देखो, अब ब्लड का काम क्या होता है? तो ब्लड का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक अंग से दूसरे अंग के पास जाना। तो ब्लड में ये जो मेन काम होता है, ये काम कौन करता है? RBC करता है, ठीक है। जैसे देखो, आप कैसे काम करता है? तो देखो, आपने आपकी नोज से, आपकी नाक से एयर ली, हवा ली, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि हम लोग क्या लेते हैं, तो आप लोग सीधा आंसर दोगे सर हम ऑक्सीजन लेते हैं। परंतु हम ऑक्सीजन नहीं लेते, हम क्या लेते हैं? हम नोज से एयर लेते हैं। हम नोज से क्या लेते हैं? एयर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन छन के नहीं जाती, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जोन जोन से भी गैसें हैं हमारे वायुमंडल में, ये सभी जाती है ना। इसको सम्मिलित रूप से हम एयर बोलते हैं, ठीक है। अब ये एयर थी, ये आपने नोज से ली और नोज से कहाँ गई? तो ये आप लोगों के विंड पाइप में। विंड पाइप मतलब आपकी श्वास नलिका में। और विंड पाइप से ये जो एयर थी ये कहाँ चले गई? आपके लंग्स में चले गई। लंग्स क्या है? लंग्स एक ऑर्गन है, एक अंग है। और ऑर्गन के पास क्या होता है? ब्लड होता है। और ब्लड है तो ब्लड में क्या होती है? सेल्स होती हैं। तो ब्लड में कौन से सेल है? तो एक तो है आपकी RBC, एक है WBC और एक है प्लेटलेट्स। तो इस ब्लड का जो काम है, इस ब्लड का काम क्या है? तो ये जो ब्लड का काम होता है, जो हमने एयर ली, इस एयर में बहुत सारी हवाएं आई हमारे लंग्स तक, ठीक है। और लंग्स क्या एक ऑर्गन है, और ऑर्गन के पास क्या होता है? ब्लड होता है। तो यहाँ पर जो एयर आती है, उन एयर्स में जो ऑक्सीजन होती है वो इस ब्लड में क्या होती है? सॉल्यूबल हो जाती है। क्या हो जाती है? सॉल्यूबल हो जाती है। बहुत सारी गैसेस आती हैं, है ना। परंतु उन गैसेस में सिर्फ और सिर्फ O2 ही क्या होती है? ब्लड में सॉल्यूबल होती है, यानी कि घुलनशील होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या होती है? सिर्फ हमारे ब्लड में सॉल्यूबल हो जाती है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जैसे ही हमारे ब्लड में सॉल्यूबल हुई तो ये सभी ऑर्गन्स के पास क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। सभी ऑर्गन्स के पास पहुंचाने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है? तो ये ब्लड की मेन सेल कर रही है, RBC कर रही है। इसी कारण RBC को क्या कहा जाता है? ब्लड की मेन सेल कहा जाता है, ठीक है। अभी इसको आगे चलकर हम बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे। RBC मिलियंस में है, ठीक है। इसके बाद WBC थाउजेंड्स में, प्लेटलेट्स लाख्स में, ठीक है। इसको सिंपल याद रखना कि सबसे ज्यादा कौन सी होती है? तो नंबर 1 पर सबसे ज्यादा होती है RBC। नंबर 2 पे याद रखेंगे, नंबर 2 पे होता है प्लेटलेट्स। और नंबर 3 पे याद रखिएगा आप लोग, नंबर 3 पे होता है WBC, ठीक है। ब्लड का मेन काम क्या होता है? ब्लड का मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, O2 का ट्रांसपोर्टेशन, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स के पास पहुंचाना। तो ये O2 का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड की कौन सी सेल करती है? तो आप लोग याद रखेंगे वो ब्लड की कौन सी सेल कर रही है?
तो आरबीसी कर रही है, इस कारण से आरबीसी को हमने ब्लड में क्या कहा, मेन सेल कहा। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो मेल में है, अब आरबीसी क्या है, आरबीसी यहाँ पर देखो मेन सेल होती है, आरबीसी क्या है, मेन सेल है ना ब्लड की। तो यहाँ पर मेल में क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, इसलिए ब्लड क्या मेल का ज्यादा। या फीमेल में आरबीसी ये मेन सेल है, तो आरबीसी फीमेल में क्या होती है, कम होती है, इसलिए ब्लड भी क्या होता है, कम। कितना, तो याद रखना टोटल बॉडी वेट का 7% ही ब्लड होता है। मेल में 5 से 6 लीटर होता है, नहीं फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जैसे आप कभी भी ब्लड डोनेट करने जाते हो, है ना, तो आप लोगों को देखा होगा 1 यूनिट ब्लड निकाल लिया। अब ये 1 यूनिट ब्लड का मतलब क्या होता है, ये 1 यूनिट ब्लड है, इस 1 यूनिट ब्लड का मतलब क्या होता है ना, 1 यूनिट ब्लड, 1 यूनिट ब्लड, देखो 1 यूनिट ब्लड का मतलब होता है 350 से लेकर 400 ml, है ना, 350 से लेकर 400 ml। ठीक है, ये क्या होता है ब्लड। अब यदि पूछे मेल में, यदि यूनिट में बात करें, है ना, जैसे अभी तो हमने लीटर में बात करा था, 5 से 6 लीटर किस में था, तो मेल में था, वहीं 4 से 5 लीटर क्या था, फीमेल में था। अब यदि यहाँ यूनिट में आ जाए कि मेल में कितने यूनिट ब्लड होता है, तो याद रखना 14 से 17 यूनिट ब्लड होता है, 14 से 17 यूनिट। और 1 यूनिट में कितना ब्लड है, तो 350 से 400 ml। और वहीं यदि फीमेल में पूछा जाए कि फीमेल में कितने यूनिट ब्लड होता है, तो फीमेल में होता है 10 से लेकर 14 यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 यूनिट ब्लड का मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट ब्लड मतलब 350 से 400 ml। मेल में कितना होता है, तो 14 से लेकर 17 यूनिट। फीमेल में कितना होता है, तो फीमेल में 10 से 14 यूनिट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लड का कलर कौन सा होता है, ब्लड का कलर कौन सा होता है, यहीं पे बना देता हूँ मैं आप लोगों को, यहीं पे, है ना, ब्लड का कलर, है ना, आपका जो ब्लड होता है इसका जो कलर होता है ये कौन सा होता है, तो ब्लड का कलर कौन सा होता है, तो ब्लड का कलर होता है रेड। कौन सा कलर होता है, रेड। अब देखो, रेड कलर के पीछे भी कोई ना कोई सा वर्णक यानी कि पिगमेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पढ़ाया था बिलीरुबिन, एक पढ़ाया था बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीवर्डिन के कारण जो बाइल जूस होता है उसका कलर ग्रीन हो जाता है, और बिलीरुबिन के कारण क्या होता है, हमारा जो प्लाज्मा रहता है ब्लड के अंदर उसका जो कलर होता है वो येलो दिखता है। तो हर किसी कलर के पीछे क्या होता है, कोई ना कोई सा पिगमेंट काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो ब्लड का रेड कलर है, इस रेड कलर के पीछे जो पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, है ना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, तो देखो यहाँ पर दो चीजें छुपी हुई, एक हीम और एक है ग्लोबिन, है ना। तो यहाँ पर जो हीम है, हीम मतलब होता है ये आयरन कंपाउंड होता है। क्या होता है, आयरन कंपाउंड होता है। ठीक है, और ये आयरन क्या एक प्रकार का मिनरल है, ये आयरन क्या एक प्रकार का मिनरल होता है, खनिज पदार्थ होता है, खनिज होता है। ठीक है, और इस हिम का जो कलर रहता है वो क्या होता है, ये रेड होता है। क्या होता है, रेड होता है। और इसमें एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को बोला जाता है ग्लोबिन प्रोटीन, है ना। यहाँ पर हीमोग्लोबिन में हीम मतलब क्या, हीम मतलब आयरन, ये एक प्रकार का मिनरल है, इसका कलर कौन सा होता है, रेड कलर होता है। ग्लोबिन क्या है, तो ये ग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। क्या एक प्रकार का प्रोटीन है, और इसका भी कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। तो हमारे ब्लड में हीम और ग्लोबिन तो मिला के क्या बन गया, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में दोनों हीम का भी कलर रेड और ग्लोबिन का भी कलर रेड, तो हमारे ब्लड का भी कलर कैसा हो जाता है, ब्लड का भी कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कॉकरोच, कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कौन से कलर का होता है, कौन किसका, कॉकरोच का पूछा जाता है, कॉकरोच
देखा होगा आप लोगों ने, लड़कियां बहुत डरती कॉकरोच से। तो कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो होता है वाइट कलर का, ठीक है। अब ये वाइट कलर के पीछे भी कोई ना कोई सा पिगमेंट काम कर रहा होगा। जैसे यहाँ हीमोग्लोबिन के कारण कैसा था, रेड कलर। यहाँ पे कॉकरोच का जो ब्लड होता है वाइट कलर का, ये किसके कारण, तो याद रखना ये होता है हीमोलिम्फ के कारण, हीमोलिम्फ, है ना। इस हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण जो कॉकरोच होता है उसका ब्लड जो होता है वो सफेद कलर का होता है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को देखा होगा आप लोगों ने, सर्च करके देख लीजिएगा, समुद्री जीव है। ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो कैसे कलर का होता है, ये स्टार कर लो, ये पूछा भी गया। इसका कलर होता है ब्लू। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लू। किसके कारण होता है, तो याद रखना ये होता है हीमोसाइनिन के कारण। किसके कारण, हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण, है ना। तो ये तीनों पिगमेंट याद रखना आप लोग, ठीक है। एक कौन सा, हीमोसाइनिन, जिसके कारण ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो ब्लू होता है। हीमोलिम्फ के कारण कॉकरोच के ब्लड का कलर व्हाइट होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण जो मानव रुधिर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। ब्लड का कंपोजिशन मतलब कि सर हमारे ब्लड में क्या क्या होता है ना। यानी हम बोल सकते हैं रुधिर का संगठन। क्या बोल सकते हैं, रुधिर का संगठन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड को हिंदी में बोल सकते हैं रुधिर का संगठन, रुधिर का संगठन, ठीक है। देखो अब हमारे रुधिर में, हमारे खून में दो तरीके की चीज होती है। कितने तरीके की, दो तरीके की, है ना। कौन कौन सी होती है, तो देखो एक तो हमारे ब्लड में लिक्विड पार्ट रहता है। एक कौन सा पार्ट रहता है, एक होता है लिक्विड पार्ट, ठीक है। एक पार्ट कौन सा होता है, तो ब्लड का एक पार्ट होता है उसको लिक्विड पार्ट बोलते हैं, और एक पार्ट होता है उसको बोला जाता है सॉलिड पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा लिक्विड पार्ट होता है कि सबसे ज्यादा सॉलिड पार्ट होता है। तो याद रखना जो लिक्विड पार्ट होता है ये होता है 55%। बचा कितना, 45%। तो 45% क्या होता है आपका, सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। देखो अभी हमने पढ़ा था ब्लड सेल्स होती हैं, कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सॉलिड पार्ट है वो सेल से ही मिलकर बना है। कौन कौन सी, तो याद रखना सॉलिड पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, तो नंबर 1 पर आता है आरबीसी, सॉलिड पार्ट मतलब ब्लड की सेल्स, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाता है डब्ल्यूबीसी, और नंबर 3 पर आता है प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये तीनों की तीनों क्या है, तो ये ब्लड सेल्स हैं। ये क्या है, ब्लड सेल। ब्लड सेल मतलब रुधिर कोशिकाएं, हम ना, हमारे रुधिर में कितनी कोशिकाएं होती है, तो 3 होती हैं। कौन कौन सी, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये क्या होती है, ब्लड सेल्स कौन सा पार्ट है, सॉलिड पार्ट है। और जबकि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट यानी कि इसको बोलते हैं तरल पदार्थ। क्या बोलते हैं, तरल पदार्थ। तो ब्लड के तरल पदार्थ को क्या बोला जाता है, तो ब्लड का जो तरल पदार्थ होता है उसको बोला जाता है प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हमको दो चीजें पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको लिक्विड पार्ट, और एक पढ़ना है आपको सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे आरबीसी, आरबीसी के फंक्शन, आरबीसी की डिसीज, फिर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के फंक्शन, डब्ल्यूबीसी की डिसीज, फिर हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की डिसीज, ठीक है। और यहाँ पर आप लिक्विड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, तो लिक्विड पार्ट में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा को। तो चलिए इसका हम सबसे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। देखो सबसे पहला पार्ट है कौन सा, लिक्विड पार्ट है, कौन सा है, प्लाज्मा। प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोला जाता है,
ठीक है, देखो अब क्या होता है प्लाज्मा। सबसे पहला तो क्वेश्चन आप लोगों को ये कि कितने परसेंट होता है हमारे ब्लड में, तो सर 55% होता है। कितना होता है? 55। दूसरा क्या याद रखना आप लोगों को कि सर ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, है ना, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड से क्या मतलब है कि हमारा जो खून होता है, इस खून में जो तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और ये कितने परसेंट होता है? तो ये होता है 55%। ठीक है, तो ये सबसे पहला पार्ट हो गया आप लोगों का, कौन सा? प्लाज्मा। अब जैसे आप लोगों से पूछें कि सर ये ब्लड में से प्लाज्मा हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो देखो कुछ नहीं है, यहाँ पर जब भी आप ब्लड में से आरबीसी को माइनस करते हैं, है ना, तो बचा हुआ जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, देखो हमारा जो ब्लड था, इस ब्लड में से हमने मेन सेल जो थी, मेन सेल को क्या कर दिया? हमने माइनस कर दिया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा होती है। तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा? आपका प्लाज्मा कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में आरबीसी सेल नहीं होती। आरबीसी सेल नहीं होती है ना। प्लाज्मा मतलब लिक्विड पार्ट में आरबीसी सेल नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो यहाँ पर हम देख ही रहे हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा में से हमने किस चीज को माइनस करा? आरबीसी को माइनस करा। तो जब भी ब्लड में से आरबीसी माइनस होगी तो बचा कुचा पार्ट क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। इसलिए प्लाज्मा में आरबीसी सेल नहीं पाई जाती। ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है? दूसरा आपको याद रखना है जो दूसरी प्लेट है, दूसरी सेल्स है ना, कौन कौन सी सेल्स बची? एक तो डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट। तो प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स सेल होती है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन याद रखना आप लोग। ये यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि आरबीसी को तो माइनस कर दिया, तो आरबीसी तो सेल है नहीं प्लाज्मा में। कौन कौन सी बची? एक डब्ल्यूबीसी बची और एक प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सेल पाई जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि सर इस प्लाज्मा का कलर कौन सा होता है? प्लाज्मा का कलर कौन सा होता है? तो याद रखना प्लाज्मा का जो कलर होता है वो होता है लाइट येलो। कैसा होता है? लाइट येलो। और कलर है येलो, ठीक है, तो कोई ना कोई सा पिगमेंट काम कर रहा होगा। तो पिगमेंट कौन सा है? तो याद रखना वो पिगमेंट होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, ठीक है। इस बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण हमारा जो प्लाज्मा का कलर होता है ये कैसा होता है? लाइट येलो कलर का होता है। अब ये होता क्या है? होता क्या है प्लाज्मा? जैसे सपोज करो आप गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, है ना, आपका ब्लड निकला, तो ब्लड निकलने के बाद जो ब्लड को देखना थोड़ा सा हाथ लगा के, तो चिपचिपा पदार्थ रहता है ना, और देखना उसको ध्यान से, ज्यादा ही कट जाता है चिपचिपा पदार्थ हमको कैसा दिखता है? तो हल्के पीले रंग का दिखता है ना। तो वो जो निकल रहा है वो हल्का पीला पदार्थ, वही क्या कहलाता है? आपका प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, जब भी आपको चोट लगती है तो चिपचिपा पदार्थ रहता है, वो चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और उस प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कलर होता है कैसा? येलो कलर। और ये जो येलो कलर होता है किस पिगमेंट के कारण? तो बिलीरुबिन के कारण, है ना। इस बिलीरुबिन के कारण ही आपको जॉइंडिस भी होता है। जॉइंडिस मतलब पीलिया, है ना, आपके नाखून, आँख, आपकी स्किन पीली पड़ जाती है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा था। अब नेक्स्ट क्या? इस प्लाज्मा का हम देखते हैं प्लाज्मा का कंपोजिशन। प्लाज्मा का कंपोजिशन मतलब प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ
कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। ये याद रखना, अभी हमने ब्लड का कंपोजिशन देखा था, सॉलिड और लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में क्या देखा था, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। तो लिक्विड पार्ट में क्या देखा था, तो प्लाज्मा देखा था। ठीक है, अब प्लाज्मा के अंदर देख रहे हैं कि प्लाज्मा का संगठन, मतलब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा का संगठन, यानी प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो देखना प्लाज्मा में तीन चीजें होती हैं। ठीक है, कितनी चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। इसको आप रट लो, घोट लो, कुछ भी कर लो, याद कर लेना। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहला तो होता है इसमें वाटर। क्या होता है, वाटर। कितने परसेंट होता है, तो सबसे ज्यादा होता है 90% क्या होता है इसमें, वाटर होता है। दूसरी चीज, तो दूसरी चीज सर इसमें ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और क्या होते हैं सर, मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। कितने होते हैं, तो ये होते हैं 1%। क्या होते हैं, 1%। और तीसरे क्या चीज होती है, तो तीसरे होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं, प्रोटीन। कितने होते हैं, तो ये होते हैं 9%। ठीक है, अब ये कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा वो किससे आएगा, तो वो क्वेश्चन आता है आपके इस प्रोटीन से लेकर। ठीक है, कैसे आता है, जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपका एक्सीडेंट हुआ तो ब्लड निकलते रहता है। ठीक है, फिर कुछ समय पश्चात क्या होता है, वहाँ पे ब्लड का थक्का जम जाता है। तो ब्लड का जो थक्का जमता है, जो हमारा खून बहने से रुक जाता है, तो किसके कारण से रुकता है, तो वो प्रोटीन के कारण है ना। हमारे ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा में क्या है, तो प्रोटीन। इस प्रोटीन के कारण क्या होता है, ब्लड का थक्का जम जाता है, मतलब क्लॉटिंग करने में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये एक तो ब्लड में प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज है, सबसे पहले तो है क्या, वाटर। अब सर इस वाटर का हमारे ब्लड में क्या क्या काम होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं भैया। इसको क्या बोला जाता है, देखो वाटर को बोलते हैं ना जल ही जीवन है। कैसे बोलते हैं, क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहला काम होता है इसका, ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। टेम्परेचर रेगुलेट करता है ना, मतलब हमारा जो जो हमारा तापमान है उसको बनाए रखता है। दूसरा, डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन हो जाता हम लोगों को तो उससे बचाता है। तीसरा, हमारी जो सेल टिश्यू है, कोशिका ऊतक है, उसकी क्या करता है, ग्रोथ करता है। फिर तो ये डाइजेशन में, पाचन में काम आता है। एक्सक्रीशन में वाटर का यूज होता है। इतने सारे काम होते हैं। टेम्परेचर रेगुलेट करता है, डिहाइड्रेशन में काम आता है, सेल टिश्यूज की ग्रोथ करता है, डाइजेशन यानी कि पाचन में हेल्प कराता है, और साथ ही साथ में एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन में काम आता है ना। इतने सारे काम होते हैं, इसलिए तो बोलते हैं कि जो जल है वही क्या है, जल ही जीवन है। ठीक है, इसलिए जल को बचाए रखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको दिन भर पानी भी पीते रहना चाहिए, है ना। तो ये सभी चीज़ें हमारी फिर बॉडी में होती रहती हैं। चलो, दूसरा ग्लूकोज मिनरल्स, हमको एनर्जी मिलती है। और तीसरा जो मेन IMPPORTANT, ये क्या है, तो प्रोटीन है ना। तो जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो याद रखना इस प्लाज्मा में 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने परसेंट रहते हैं, तो 9%। इसमें सबसे पहला जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन होता है आपका थ्रोम्बिन। कौन सा प्रोटीन है, थ्रोम्बिन। दूसरे नंबर पर होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा होता है फाइब्रिन। कौन सा, फाइब्रिन प्रोटीन। चौथा कौन सा होता है, तो चौथा होता है फाइब्रिनोजन। कौन सा, फाइब्रिनोजन। और पांचवें नंबर पर होता है ग्लोब्यूलिन।
कौन सा, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, देखो अब ये जो 5 प्रोटीन है, इन 5 प्रोटीन में जो सबसे मेन प्रोटीन है वो मेन प्रोटीन कौन सा होता है, तो मेन प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, है ना। इस फाइब्रिनोजन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेन प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको, मेन प्रोटीन। अब ये मेन प्रोटीन का काम क्या होता है, तो अभी बताया मैंने कि ये क्या कराता है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। ठीक है, चलो आप लोगों ने सुना होगा ना, एक सीरम टेस्ट करा लो, डॉक्टर ने कभी कहा होगा आप लोगों को सीरम टेस्ट करा लो, सीरम टेस्ट करा लो। सीरम टेस्ट क्या होता है, तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसमें आपका जो प्लाज्मा है ना, ये आपका जो प्लाज्मा है, और इस प्लाज्मा में क्या है, ये सब चीजें, एक तो वाटर है, ग्लूकोज है और प्रोटीन है। तो प्लाज्मा में से क्या करते हैं, जब भी ये प्रोटीन कौन सा, फाइब्रिनोजन, जब भी प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल लिया जाता है तो बची हुई चीज क्या कहलाती है, सीरम, है ना। जैसे पता चल जाता है भैया कि उसके ब्लड में क्लॉटिंग वगैरह होगी कि नहीं, जो ब्लड का थक्का है वो जमेगा कि नहीं जमेगा। ठीक है, तो याद रखना कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में एक 3 चीजें हैं, एक वाटर है, एक ग्लूकोज है और तीसरा है प्रोटीन। ठीक है, इस प्लाज्मा का काम क्या होता है, ठीक है, तो इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन का काम होता है सर ब्लड की क्लॉटिंग, है ना, ब्लड क्लॉटिंग कराने में सहायक। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक। ठीक है, आप लोगों को यदि लग जाती है तो आप लोगों का जो खून है वो एकदम से रुक जाता है ना, थक्का जम जाता है। तो थक्का किसके कारण जम पाता है, तो आपका जो ब्लड है, इस ब्लड में प्लाज्मा है और प्लाज्मा में प्रोटीन है, उस प्रोटीन में मेन कौन सा है, फाइब्रिनोजन। ऐसे करते तो सभी हैं परंतु इन सब में से जो सबसे मेन है वो कौन सा है, फाइब्रिनोजन है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं। प्लाज्मा के कार्य कौन कौन से काम होते हैं भाई सब प्लाज्मा के, क्या क्या करता है हमारा प्लाज्मा। तो सबसे पहला काम आप लोग याद रखना कि जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को सभी अंगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, तो प्लाज्मा का होता है। ग्लूकोज को अंगों तक पहुंचाने का काम। ठीक है, कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है। दूसरा मेन काम क्या होता है, तो मेन काम ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक, ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक। और तीसरी चीज मेन याद रखना आप लोग कि यह रुधिर के पीएच मान को संतुलित करके रखता है। ये वाला पॉइंट समझ में आया, पीएच मान, जैसे रुधिर का पीएच कितना होता है, अभी हम लोगों ने देखा था ना, ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4, है ना, और नेचर में कैसा बेसिक नेचर का रहता है ना। तो ये पीएच मान को क्या करके रखता है, संतुलित करके रखता है। संतुलित करने का मतलब ये कि 7.4 है, मतलब 7.4 ही रहेगा। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, ये प्लाज्मा का होता है। ठीक है, ना तो हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 से कम होगी और ना ही इसकी वैल्यू 7.4 से क्या होगी, ज्यादा, है ना। यदि ये 7.4 से यदि हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू कम हो जाती तो क्लॉटिंग नहीं होती भैया, नसें फट जाती हैं हमारे,
और यदि 7.4 से यदि वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ब्लड का क्या पानी बनने लगता है ना। तो ये दिक्कत न हो, इस कारण से क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है ये हमारे पीएच मान को क्या करके रखता है, संतुलित करके रखता है ना। पीएच वैल्यू ये कभी भी बदलती नहीं ब्लड की, ठीक है। कितनी रहती है, तो 7.4 ही रहती है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ब्लड चैप्टर स्टार्ट करा था, और ब्लड में ये बेसिक चीजें थी, देख लेना आप लोग, है ना। यहाँ पर फिर हमने पढ़ा था ब्लड में 3 टाइप की सेल्स हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी कौन सी है, प्लेटलेट्स। ये देखना है कि एक बार आप लोग। और फिर पढ़ा था हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब हमारे ब्लड में होता क्या क्या है। तो देखो यहाँ पर मैंने आज आप लोगों को पढ़ा है लिक्विड पार्ट, है ना। लिक्विड पार्ट मतलब प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या होता है, कहाँ होता है, क्या नहीं मिलता है इसमें, क्या पाया जाता है, कलर क्या होता है, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा बचा हुआ हमारा, सॉलिड पार्ट, है ना। इस सॉलिड पार्ट को हम मतलब ये जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, ठीक है, इनकी डिसीज भी आएगी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को मैं ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगा, बड़ा ही मजा आएगा। आप लोगों को डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना, और आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बनाना। एक बार नोट्स बनाना, फिर पढ़ना, फिर देखना आप लोगों को कितना मजा आएगा। एक बार आप लोग पढ़ लोगे तो दूसरों को भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, उस नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड के सॉलिड पार्ट को, ठीक है। ब्लड के सॉलिड पार्ट मतलब हम बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। और ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।